हेलो एवरीवन, मैं नीलम रेहान फ्रॉम बीएड डिपार्टमेंट। पिछले वीडियो में हमने निर्णयन के लक्षण व उसकी आवश्यकताओं को देखा था। अब आज के वीडियो में हम निर्णयन को आगे बढ़ाते हुए हम इसकी प्रकृति और इसकी विधियों के बारे में जानेंगे कि निर्णयन की प्रकृति क्या है और उसकी क्या विधियाँ हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि निर्णयन यानी कि जो डिसीजन है इसे हम एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट यानी कि शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के अंतर्गत जो निर्णयन है या डिसीजन है उसकी क्या क्या प्रकृति और विधियां हैं। जो एक प्रबंधक है जो किसी संस्था को चलाता है तो उस संस्था को चलाने के लिए उसको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और किस प्रकार वो एक अच्छा मैनेजमेंट या एक अच्छा प्रबंधक बन सकता है, इसके बारे में हम निर्णयन की चर्चा करेंगे। तो डिसीजन क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किसी व्यवसाय की स्थापना, जब एक व्यक्ति किसी व्यवसाय की स्थापना करता है तो उसके लिए संचालन एवं विकास को गति प्रदान करने के लिए एक प्रबंधक के आगे क्या होती हैं, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। जब एक प्रबंधक है, जब वो किसी संस्था को चलाता है, उसको चलाने के लिए निर्णय लेता है कि मुझे इस संस्था को चलाना है, उसे गति प्रदान करनी है, उसका संचालक करना है, तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो कहते हैं ना कि जहाँ समस्याएं हैं वहीं उसका समाधान भी है। तो उन समस्याओं के समाधान के लिए उसके पास बहुत सारे विकल्प आते हैं। समस्याओं के समाधान के लिए उसके पास बहुत सारे विकल्प आते हैं। उन विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करके अपनी संस्था का संचालन करना ही क्या कहलाता है, निर्णयन कहलाता है। बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन उन विकल्पों में से कोई विकल्प अधिक लागत वाला माना जाता है, कोई विकल्प कम लागत वाला, कोई विकल्प उससे कम लागत वाला, किसी विकल्प में बहुत कम लागत है किंतु उसका परिणाम भी सही नहीं है। तो उन विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना, अपनी संस्था को चलाने के लिए ये विकल्प सही है उसका चुनाव करना ही क्या कहलाता है, निर्णयन कहलाता है। अब हम देखते हैं कि प्रबंधकों को पग पग पर निर्णय लेने पड़ते हैं। एक संस्था को चलाने के लिए जो उसका प्रबंधक है उसको हर क्षण एक ना एक निर्णय लेना पड़ता है। अपने कार्य को चलाने के लिए, अपनी संस्था को चलाने के लिए उसे पग पग पर निर्णय की आवश्यकता होती है। इसी आधार पर कुछ विद्वानों ने इसकी कुछ परिभाषाएं भी दी हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कुछ परिभाषाएं बताई थी। अब इस वीडियो में भी हम एक आध परिभाषा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार वो कह रहे हैं कि निर्णयन किसी मापदंड पर आधारित दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन करना है। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे विकल्प रहते हैं, दो या दो से अधिक विकल्पों में से जो सही विकल्प है उसका चुनाव करना ही क्या है, निर्णयन कहलाता है। बहुत सारे विकल्प हैं, किसी विकल्प का परिणाम ज़्यादा अच्छा है, किसी विकल्प का परिणाम उससे कम अच्छा है और अगले विकल्प का परिणाम उससे और ज़्यादा अच्छा है। तो कई विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना ही क्या कहलाता है, निर्णयन के अंतर्गत आता है। अब किसी कार्य को पूरा करने के लिए विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना ही निर्णयन कहलाता है। बहुत सारे विकल्पों में से जो सही विकल्प है उसका चुनाव करना ही क्या कहलाता है, निर्णयन के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं निर्णयन की प्रकृति। निर्णयन की प्रकृति में कह रहा है कि भूत, भविष्य और वर्तमान की घटनाओं को प्रभावित करना। निर्णयन जो है वह भूत, भविष्य और वर्तमान में घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनको क्या करता है, प्रभावित करता है। अगला है नवीन निर्णय का जन्म। एक निर्णय, जैसे कह रहा है ना बहुत सारे विकल्प हैं, उन विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना ही निर्णय कहलाता है। तो नवीन निर्णय का भी जन्म होता है।
जब बहुत सारे विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, नवीन निर्णय को जन्म देता है। अगला है स्थायी या व्यापक प्रभाव। स्थायी या व्यापक प्रभाव, तो इसमें कह रहा है कि अधिकांश निर्णय स्थायी या व्यापक प्रभाव वाले होते हैं, जिससे निर्णायक अपने निर्णय के परिणाम से बंध जाता है। बहुत सारे निर्णय स्थायी भी होते हैं, कुछ व्यापक भी होते हैं, तो इससे निर्णायक जो है वह क्या करता है, अपने परिणाम से बंध जाता है। जब वह कोई भी स्थायी या व्यापक निर्णय लेता है तो वो निर्णायक जानता है कि इसका परिणाम ये होने वाला है, उसे परिणाम के बारे में अनुमान होता है। उपक्रम में उसकी स्थिति तथा ख्याति उसके निर्णयों की सफलता या विफलता के अनुसार बन या बिगड़ सकती है। जब वो निर्णय लेता है तो वह जानता है कि इसका परिणाम यह हो सकता है। अगला है मूल्यांकन। मूल्यांकन में कह रहा है कि निर्णय लेने में मूल्यांकन की जरूरत होती है, क्योंकि एक तो विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करके श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना पड़ता है, व दूसरे निर्णय के परिणाम का मूल्यांकन करके अपेक्षित परिणाम से उसकी तुलना करनी पड़ती है। सबसे पहला क्या कह रहा है, बहुत सारे विकल्पों में से एक सही विकल्प का चुनाव करना है। उसके बाद क्या है, परिणाम का भी क्या करना है, मूल्यांकन करना है। उन विकल्पों का सबसे पहले तो बहुत सारे विकल्पों में से एक सही विकल्प का चुनाव कर लिया। उस सही विकल्प के चुनाव के बाद उस विकल्प से जो कार्य किए गए उनका जो परिणाम आया, उन परिणामों का क्या किया गया, मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन करने के बाद उस परिणाम की भी क्या की जाती है, तुलना की जाती है कि इस विकल्प के द्वारा ये कार्य किया गया और इस विकल्प का परिणाम ये आया, और इस अगले विकल्प के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसका परिणाम अलग आया, तो उन दोनों परिणामों की क्या की जाती है, तुलना की जाती है और उनका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद निर्णय देखा जाता है कि ये निर्णय लिया गया था, इसके द्वारा जो परिणाम आया है वो सही है या ज़्यादा फायदेमंद है, और अगले विकल्प द्वारा जो कार्य किया गया था उसका जो परिणाम आया है उसका मूल्यांकन पहले वाले विकल्प के मूल्यांकन की परिणाम की तुलना में ज़्यादा अच्छा है। इस प्रकार क्या किया जाता है, लिए गए निर्णय के का भी हम मूल्यांकन करते हैं। जो प्रबंधक है वो जो निर्णय लेते हैं उनका भी क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। अब अगला है मानवीय तथा मानसिक क्रिया। निर्णय यानी डिसीजन जो है वह क्या है, एक प्रकार की मानवीय क्रिया है, मानवीय और मानसिक क्रिया है। एक व्यक्ति जब निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है, तो वह मानव द्वारा ही लिया जाता है, और वह क्रिया क्या रहती है, मानसिक क्रिया रहती है। सोच द्वारा ही वह सोचता है, डिसीजन लेता है, पहले कंपेयर करता है। बहुत सारे विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो परिणाम आता है उस पर पूरी संस्था टिकी रहती है। इस प्रकार यह एक मानसिक और मानवीय क्रिया मानी जाती है। निर्णय जो है वह एक मानसिक और मानवीय क्रिया है। तो इसमें हमने देखा भूत, भविष्य और वर्तमान की घटनाओं को प्रभावित करता है हमारा जो भी डिसीजन रहता है, और नवीन निर्णय को जन्म देता है। और स्थायी या व्यापक प्रभाव, इसका प्रभाव स्थायी भी पड़ता है और व्यापक भी पड़ता है। और मूल्यांकन, जो भी हमारे परिणाम रहते हैं उनका हम मूल्यांकन करते हैं कि इन विकल्पों द्वारा किए गए कार्य का परिणाम ये निकला, अगले विकल्प द्वारा किए गए कार्य का परिणाम यह निकला। दोनों परिणामों की तुलना की जाती है और सही निर्णय या डिसीजन को क्या किया जाता है, मान्यता दी जाती है। अगला है मानवीय तथा मानसिक क्रिया। निर्णय डिसीजन जो है वह एक प्रकार की मानवीय व मानसिक क्रिया है। अब ये थी डिसीजन की प्रकृति, निर्णय की
प्रकृति को हमने देखा। अब हम अगला देखते हैं निर्णयन की विधियाँ। तो निर्णयन की विधियों में हमने निर्णयन की विधियाँ दो प्रकार की मानी जाती हैं। पहला है परंपरागत विधियाँ और दूसरा है वैज्ञानिक विधियाँ। दो विधियाँ हैं, पहला है परंपरागत विधियाँ और दूसरा है वैज्ञानिक विधियाँ। तो सबसे पहले हम परंपरागत विधि को देखते हैं। परंपरागत विधि को दो भागों में बांटा गया है। पहला है विवेक तथा अंतर का ज्ञान करना और अगला है पूर्व अनुभव तथा स्वभाव। तो पहला है विवेक तथा अंतर का ज्ञान। अभी हमने निर्णयन की प्रकृति को देखा। अब हम देखते हैं निर्णयन यानी डिसीजन की विधियाँ। तो डिसीजन की विधियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला परंपरागत विधि और दूसरा है वैज्ञानिक विधि। परंपरागत विधियों को हम दो रूपों में देखेंगे। पहला विवेक तथा अंतर का ज्ञान और दूसरा पूर्व अनुभव तथा स्वभाव। विधियों को दो भागों में बांटा गया है, परंपरागत और वैज्ञानिक। और परंपरागत विधियों को दो रूपों में देखेंगे हम, विवेक तथा अंतर का ज्ञान, पूर्व अनुभव तथा स्वभाव। अब वैज्ञानिक जो विधियां हैं इसके हम 6 रूपों को देखेंगे। तो पहला है नमूना तथा मॉडल बनाना, दूसरा आर्थिक तथा वित्तीय विधियां, तीसरा है सांख्यिकीय विधियां और चौथा है प्रयोग के आधार पर, पांचवा शोध प्रणाली और छठवां है अन्य निर्णयन तकनीकी। तो सबसे पहले हम देखते हैं परंपरागत विधियां। परंपरागत विधियों में हम सबसे पहले विवेक तथा अंतर का ज्ञान इसे देखेंगे। विवेक तथा अंतर का ज्ञान, इस विधि के अंतर्गत प्रबंधक जो है अपने विवेक तथा अंतर के ज्ञान से निर्णय लेते हैं। उनका जो विवेक रहता है और उनका जो विवेक और उनका जो ज्ञान है उसमें क्या करते हैं, विवेक तथा अंतर ज्ञान से निर्णय लेते हैं। उनका जो ज्ञान है, उनका जो एक्सपीरियंस है और उनका जो विवेक है उसके आधार पर क्या करते हैं, वह अपनी संस्था में निर्णय लेते हैं। जब हम संस्था में किसी को नियुक्त करते हैं या किसी को प्रबंधक बनाते हैं तो उसे हम किस बेस पे बनाते हैं, उसका जो एक्सपीरियंस रहता है वो उस कार्य का ज्ञाता रहता है, उस कार्य का एक्सपीरियंस होल्डर रहता है, तभी तो हम उसे उस कार्य के लिए नियुक्त करते हैं। तो एक प्रबंधक, एक मैनेजमेंट है, वह क्या करता है, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर क्या लेता है, निर्णय लेता है। तो उसका विवेक और उसका जो ज्ञान है वो क्या है, बहुत ही आवश्यक रहता है। उसका जो एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही वो निर्णय लेता है। अगला है पूर्व अनुभव तथा स्वभाव। पूर्व अनुभव, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो भी उसका एक्सपीरियंस है उस कार्य को करने का, जो एक मैनेजमेंट है, एक मैनेजर है, उसने उस कार्य को किया है, उस कार्य को सीखा है, उसे उस कार्य के प्रति बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हुई है, वह उस कार्य का ज्ञाता है, तभी तो वह अन्य व्यक्तियों को बता रहा है या अन्य व्यक्तियों को सिखा रहा है। तो वह पूर्व अनुभव तथा स्वभाव, अपने पूर्व अनुभव के आधार पर ही क्या करता है, डिसीजन लेता है। पूर्व अनुभव के आधार पर ही वह निर्णय लेता है। इसमें कह रहा है कि अनुभव से व्यक्ति को काफी मार्गदर्शन मिलता है। प्रत्येक प्रबंधक अपने अनुभव के अतिरिक्त दूसरों के अनुभव का भी लाभ उठा सकता है। उसको अपना अनुभव तो रहता ही है, उसके साथ साथ संस्था में जो अन्य वर्कर या अन्य कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वह क्या करता है, उनके अनुभवों का भी लाभ उठाता है। उनके अनुभव के द्वारा भी वह क्या करता है, अच्छे से संस्था को चलाने के लिए निर्णय लेता है। जो अनुभव समय की कसौटी पर खरे उतरे हों, उनसे निश्चय पूर्वक भविष्य में सफलता मिलेगी। इस पद्धति की आलोचना करते हुए आलोचकों ने कहा है
कि विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने से पहले अनुभव ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि समस्याओं का नया संदर्भ समझने एवं भावी घटनाओं का पूर्वानुमान करने की भी क्या होती है, जरूरत होती है। बहुत सारे विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनना प्लस अपने अनुभव, अपने पूर्व अनुभवों को भी उनमें शामिल करके उस समस्या का समाधान निकालना ही क्या है, एक अच्छे मैनेजमेंट, अच्छे प्रबंधक का कार्य माना जाता है। अब ये थी परंपरागत विधियां। अब हम देखते हैं डिसीजन की वैज्ञानिक विधियां। तो वैज्ञानिक विधियों में हम सबसे पहले देखते हैं नमूना तथा मॉडल बनाना। नमूना तथा मॉडल बनाना, इसमें कह रहा है कि निर्णय की मॉडल निर्माण तकनीकी एक ऐसा स्वरूप प्रदान करती है जिससे निर्णयों का मूल्यांकन सरलतापूर्वक किया जा सकता है। मॉडल निर्माण तकनीकी का क्या करती है, एक स्वरूप प्रदान करती है। तो वह स्वरूप जो है वह निर्णय लेने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अगला है आर्थिक तथा वित्तीय विधियां। सीमांत लागत, लेखांकन, विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की दर आदि भी निर्णय तकनीकों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो पहला नमूना तथा मॉडल बनाना, इसके द्वारा भी डिसीजन लेने में आसानी होती है। दूसरा है आर्थिक तथा वित्तीय विधियां। अगला है सांख्यिकीय विधियां। फिर प्रयोग के आधार पर भी मैनेजमेंट जान जाता है कि इसके प्रयोग, किसी कार्य को करने से पहले उसका प्रयोग करता है, फिर प्रयोग के द्वारा जो निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पर ही वह डिसीजन लेता है कि इस कार्य को किस आधार पर किस सीमा तक करना है। अगला है शोध प्रणाली। सबसे पहले शोध करता है, शोध करके उसका शोध द्वारा उसे पता चलता है कि इस कार्य का क्या निष्कर्ष निकलेगा। और अन्य निर्णय तकनीकी, तो इसे विधियों में हमने दो विधियां देखा, परंपरागत विधि और वैज्ञानिक विधि। परंपरागत विधि में विवेक तथा अंतर का ज्ञान, पूर्व अनुभव तथा स्वभाव। वैज्ञानिक विधियों में नमूना तथा मॉडल बनाना, आर्थिक तथा वित्तीय विधियां, सांख्यिकीय विधियां, प्रयोग के आधार पर, शोध प्रणाली के आधार पर और अन्य निर्णय तकनीकी। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक संस्था में निर्णय लेना कितना कारगर सिद्ध होता है। किसी समस्या के समाधान के लिए हमें निर्णय लेना आवश्यक है। धन्यवाद।